तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 12वीं का मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर विच इज कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो अगर सबसे पहले टॉपिक का दिख रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मनी, क्या होता है पैसा। तो ये ब्लू लाइन जो मेन है, मनी इज एनीथिंग विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनीथिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन केस ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन मे बी रिगार्डेड एज मनी। तो इसका मतलब ये है कि मनी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको लोग व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए या गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए एक्सेप्ट करें, और जिसको हर व्यक्ति एक्सेप्ट करे। और हर व्यक्ति एक्सेप्ट करे मतलब कि अगर आप दुकान में जाकर 10 रुपये का नोट देते हैं और आरबीआई के द्वारा है, तो उसको हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे डॉलर लेके जाकर उसको कहे कि भैया मुझे चिप्स दे दो, तो बंदे पे डिपेंड करता है यार, वो चाहे तो नहीं भी करेगा, लेकिन उसको रुपया एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ये मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज का अच्छे से ट्रेड हो जाना। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं, जैसे कि जो पैसा हम लोग, जो कि पैसा एनफोर्स्ड बाय लॉ है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जो पैसा एनफोर्स्ड बाय लॉ है, अगर कोई इसको एक्सेप्ट ना करे तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीगल मनी। और जो पैसा लोग कस्टम के बेसिस पे यूज़ करते हैं, कस्टम के बेसिस पे मतलब उसको लोग बोलते हैं कस्टमरी मनी। कस्टम के बेसिस पे, जैसे शादियों के समय आप लोग देखेंगे कि लोग सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो होता है कस्टमरी मनी। और उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो फंक्शन ऑफ मनी, एक गाना है सिंपल सा, उसको याद कर लेने से फंक्शन ऑफ मनी आसान हो जाएगा। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन ऑफ फूड, मीडियम मैटर स्टैंड स्टोर। तो मीडियम, सबसे पहले हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज वापस से आते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज था क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो जाए, सब लोग उसको इजीली एक्सेप्ट करें, यही होता है ना। और मनी हमारे इस काम को सबसे आसान कर देता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि मनी इज अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करने के लिए इजीली तैयार हो जाता है। लेकिन गुड्स और सर्विस आसान पड़ जाते हैं। और बार्टर सिस्टम का डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वांट, मतलब कि बार्टर सिस्टम तभी होगा कि अगर तुम मुझे चावल दे रहे हो, बदले में मुझे तुमसे गेहूं चाहिए, तभी ट्रेड हो पाएगा। लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। अगर मुझे चिप्स चाहिए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तो तुम उसको बस कैश दे सकते हो, उसके साथ भी इजीली ट्रेड हो जाएगी। और ये इस टॉपिक में यही था कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ईजी पड़ जाते हैं, और सारे बार्टर सिस्टम के डबल कोइंसिडेंसेस वाले प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि मनी बहुत इजीली एक्सेप्टेड है, तो इस पे स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर भी आसान पड़ जाता है। तो और डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन भी इसकी ये हेल्प से काफ़ी आसान हो जाता है। यूनिट ऑफ अकाउंट, तो इसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यूनिट ऑफ अकाउंट। तो किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो आलू, आप केजी में मेजर करोगे, दूध इसको आप लीटर में मेजर करोगे, तो आलू और दूध बराबर थोड़ी हो जाएगा। तो मनी सबको कॉमन पे लाता है, मतलब हर एक चीज़, हर संसार के हर एक चीज़ को मतलब मॉनेटरी वैल्यू पे कॉमन डिनोमिनेशन, यहाँ पे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिनोमिनेशन पे, कॉमन डिनोमिनेटर की हेल्प से मनी हेल्प करता है सबको कंपेयर करने में, ताकि मुझे पता चल सके कि अच्छा मेरा 1 लीटर दूध 1 किलो आलू से थोड़ा महंगा पड़ेगा। All prices and values are expressed in terms of money. अगर इसके में लिखना हो तो so different goods can be added and compared. Money इसको काम करता है, money is called the numeri या common denomination, क्योंकि common measure है सारी चीज़ों को easily compare कर लेने का। तीसरा है standard of deferred payment. Standard of deferred payment, अब लोन की बातें आ रही हैं, deferred payment लोन की बातें आ रही हैं। कैसे भैया, कैसे? अभी बताते हैं भैया, अभी बताते हैं। Money is used as a standard of deferred payment. This means that borrowing and lending are done इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, चीज़ों को खरीदना या बेचना मनी बहुत आसान कर देता है। इन एब्सेंस ऑफ मनी बोरोड अमाउंट इज रिपेड ओनली इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर पहले उधार कैसे लोगे भाई, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे कुछ व्यवस्था चाहिए, तो तुम मुझे काम करो, मुझे गाय दे दो, भैंस दे दो, दूध उसके लिए पनीर उनीर दे दो, बाद में तुम्हें ये जब मेरी फसल कटेगी तुम्हें चावल के दाम पे लौटाऊंगा। कितनी डीप की चीज़ हो जाएगी ना। लेकिन मनी इसको कितना आसान कर देता है। मनी यूजिंग इकोनॉमी में चीज़ें बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। बोरिंग एंड लैंडिंग आर टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मनी। और मनी स्टैंडर्ड डिफरेंट पेमेंट के लिए क्यों यूजफुल है, इसके हम लोगों के पास 3 मुख्य रीजन है। पहला कि मनी इज मोर स्टेबल देन द वैल्यू ऑफ अदर कमोडिटी। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं दूध लाया, 4 दिन बाद दूध फट गया, वही मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना था, कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मनी मेरा महीनों महीनों सालों सालों तक, सिक्के की बात की जाए तो यार कितने ही 10-10 सालों तक भी वैसे चल जाएंगे, खराब नहीं होगा जल्दी। मनी इज मोर ड्यूरेबल एंड कम्पेयर टू अदर। ड्यूरेबल वाली वापस से बात आ गई। और स्टेबल वाला पॉइंट में मैं थोड़ा मिक्स कर दिया है। स्टेबल वाला पॉइंट में मनी इजीली डिप्रिशिएट नहीं होता। तो आज मेरा जिसका मनी का जो दाम है, तो 10 रुपये में अगर पहले चिप्स खरीद पाते थे तो अब भी खरीद पाओगे, क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन इसको थोड़ा कमजोर भले बना देता है, लेकिन इतना भी नहीं बना देता कि इसकी वैल्यू पूरी पूरी खत्म हो जाए। तो इस तरह मनी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, और पैसा सब एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है मुझे दूध नहीं चाहिए यार, मैं दूध में ट्रेड ही नहीं करना चाहता, लेकिन पैसे में हर व्यक्ति ट्रेड करने को तैयार हो जाएगा। तो ये भी इसका एक मेन पॉइंट है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन करना जरूर मत भूलना कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट ना थोड़ा कमजोर पड़ जाता है इसकी, क्योंकि लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसकी
इन्फ्लेशन, इसके जो जनरल प्राइस लेवल है, पैसे का दाम, हम लोग आगे इन्फ्लेशन चैप्टर में पढ़ भी लेंगे, कल परसों डाल दूंगा यार, देख लियो। तो यही है, इन्फ्लेशन का पैसों का दाम थोड़ा घट जाता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पूर्ण रूप से ट्रू तो नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू में कह रहा है कि मनी एक्ट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, दिस मीन्स दैट पीपल कैन सेव थ्रू मनी। हाँ, मतलब कि पैसों को लोग सेव कर सकते हैं, ये बाटर सिस्टम की तरह नहीं है कि आपको उसके बदले में कुछ खरीदना ही पड़ेगा, यू कैन सेव मनी और उसको लेटर ऑन यूज कर लो। In barter system, it is difficult to save because some of the commodities may be perishable, but in money using economy, it is possible to save in terms of money. Moreover, in barter system, whenever one commodity is sold, another commodity is purchased. But in money economy, it is possible. But in money using economy, it is possible that an individual sells some commodities but does not purchase some other commodity at the same time. समझ रहे हो? मतलब कि भाई दुकानदार ने तुमको चिप्स दे दिया, लेकिन उसको जरूरी नहीं कि वो तुमसे कुछ गेहूं चावल ही खरीदेगा, नहीं, वो पैसे सेव भी कर सकता है अपने बेहतर फ्यूचर के वेट के लिए। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में है कि मनी ना, मनी को हम लोग टेम्पोररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर कहते हैं, क्योंकि लोग उसको एज एसेट रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि लोग पैसों को भी सेव कर लें, बाद में यूज करेंगे। तो मनी के अंदर ये क्वालिटी है जो कि बाटर सिस्टम में नहीं थी, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टेम्पररी एडोब ऑफ परचेजिंग पावर। और इसके बाद हम लोग आते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी पे। एवोल्यूशन ऑफ मनी पे क्या होता है ये एवोल्यूशन ऑफ मनी? इट कैन बी सेड, it cannot be said difficult. When money came into existence, the introduction of money is regarded as an important step. मतलब पैसा का आना समाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कि पहले के लोग डिफरेंट कमोडिटी जैसे कैटल, सॉल्ट, मेटल, इन सब में कमोडिटी को ट्रेड करते थे। लेकिन टू बी गुड मनी, अ कमोडिटी शुड बी पोर्टेबल, ड्यूरेबल एंड डिविजिबल, होमोजीनियस, हार्ड टू काउंटरफीट एंड रिलेटिव स्टेबल इन वैल्यू। देखो मैं सारा पढ़ दे रहा क्योंकि बहुत ही फालतू सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नंबर बनेगा नहीं, मैंने खुद से एक बार पढ़ लिया था। ये तभी तुम्हें घटिया सा पेन दिख रहा है, लेकिन मोटी मोटी बात की जाए तो एक अच्छा पैसा बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले द कमोडिटी शुड बी ईजी टू कैरी। जो आप 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या नोटों की बात करूँ, बहुत आसान हो कैरी करना। इन अदर वर्ड, इट शुड बी सच दैट it can be easily carried from one place to another. It should contain more value in lower quantity of the commodity. समझ रहे हो? मतलब किसको समझ से बात है, किसको कैरी करना आसान हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो, छोटी सी क्वालिटी में उसके पास ज़्यादा वैल्यू हो, 500 के नोट में बहुत तुम चीज़ें खरीद पाओ। सेकेंडली, द कमोडिटी मस्ट बी ड्यूरेबल, जल्दी खराब ना हो भैया, जल्दी खराब ना हो। पेरिसेबल कमोडिटी कैन नॉट बी यूज एज मनी, कोई बेसिक चीज़ जल्दी खराब हो जाए उसको हम लोग मनी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। और बस यही है। थर्डली अगर देखा जाए तो क्या है थर्डली, द कमोडिटी शुड बी फाइनली डिविजिबल, बहुत ही उसके छोटे छोटे पार्ट हो। फाइनली डिविजिबल का मतलब है जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का, फिर नोटों में आते हैं तो 50 का नोट, 100 का नोट। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसके टुकड़े हो, जैसे तुम हर एक अमाउंट तुम्हें 67 रुपीज़ पे करने हो तो कैसे करोगे? 50 रुपया प्लस 200 प्लस 10 रुपया, फिर 5 का सिक्का और 2 का सिक्का, है ना? तो तुम हर एक क्वालिटी को पे कर पाओ, इसलिए डिविजिबल है। फोर्थली, डिफरेंट यूनिट ऑफ दिस कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस, सेम टू सेम हो। जैसे कि मेरे पास जो 10 रुपये का नोट होगा, तुम्हारे पास जो 10 रुपये का नोट होगा, दोनों सेम होंगे, सेम का ब्रदर का साइन होगा, सेम बातें लिखी होंगी, सेम वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नोट बड़ा है मेरा नोट छोटा है, नहीं। फिफ्थली, द कमोडिटी शुड बी इजी टू रिकॉग्नाइज एंड डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, इसको कॉपी कर पाना मुश्किल होगा और सब व्यक्ति पहचान सके, अंधा व्यक्ति भी पहचान सके। सिक्सथली, द कमोडिटी मस्ट बी स्कार्स एंड इट्स वैल्यू शुड रिमेन स्टेबल, ऐसा ना हो कि क्वांटिटी हर जगह अवेलेबल, जैसे एयर, वाटर, ऐसी चीज को तुम पानी को नहीं एज ए कमोडिटी यूज कर सकते हो, मतलब भारत में तो नहीं कर सकते, भारत में हर जगह पानी है, तो कोई तुम्हें अपना चावल क्यों तो बेचेगा नहीं ना। तो कोई कीमती चीज़ हो, सोना, चांदी, कॉपर, आज के समय में सरकार के द्वारा रचे गए नोट्स, तो इसलिए कहा गया कि फ्रीली, ये देखो एयर वाटर आ भी गया, ऐसी चीज़ों को हम लोग मनी की तरह यूज़ नहीं करेंगे। बस यहाँ पे और कुछ था नहीं, और कह रहा है कि सारी सारी क्वालिटीज़ आज के समय के मिंटेड कॉइन्स और पेपर नोट में है, इसलिए लोग अच्छे कॉइन्स हैं जिनके पास, और इजी टू रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट सील की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग ड्यूरेबल भी हैं, इजी टू कैरी भी हैं और फाइनली डिविजिबल है। उसके साथ साथ पीपल के इसके होमोजीनियस हैं और लोग इसको अपनी इच्छा से एक्सेप्ट भी करते हैं, और इसको फोर्स कर पाना बड़ा ही कठिन है या ना के बराबर ही है। तो ऐसी ऐसी बातें ही लिखी गई है ज़्यादातर, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ बहुत कठिन सी चीज़ है, और पीपल इसको बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसलिए से मिंटेड कॉइन, पेपर, इन सबको आज के समय मनी के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, एक और पॉइंट है कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक डिपॉजिट, ये भी एक टाइप की मनी में हम उसको ऐड करते हैं, मतलब कि हालांकि ओरिजिनल फिजिकल कैश नहीं है, लेकिन ये भी ट्रेड के लिए यूज़ होता है। तो आज के समय पर पास तीन मनी है, मेटलिक कॉइन, पेपर मनी और बैंक डिपॉजिट।
टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, पैसे के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। पैसे के अलग अलग प्रकार, ये तो हम नहीं समझे हो तो आप समझ जाओगे। मनी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला कैटेगरी हम लोग जिसका नाम लेने वाले हैं उसका नाम है एक्चुअल मनी या अकाउंटिंग मनी। ओरिजिनल पैसा, एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्चुअल एग्जिस्टेंस। जो पैसा वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जैसे हमारा भारतीय मुद्रा, हमारा नोट, सिक्के, ऐसे पैसे जो कि सच में एग्जिस्ट करते हैं। बाई एक्चुअल मीनिंग द मनी विच इज प्रेजेंट इन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री, जो कि हमारे देश में भी चलते हैं और है कैश, छू सकते हो तुम उसको, फिजिकल है। इट डज नॉट हैव एनी। और अकाउंटिंग मनी जिसके कोई रियल एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब उसे तुम यूज कर सकते हो। अकाउंटिंग मनी में बुक में एग्जांपल दिया है आपको आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स का, एसडीआर का। एसडीआर के यहाँ पे देने का मतलब ये है कि हालांकि इस पैसे को तुम यूज कर सकते हो। क्या कह रहा है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ इज एसडीआर। ऑल द अकाउंट्स ऑफ आईएमएफ आर मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ एसडीआर, बट देयर इज नो सच थिंग एज एसडीआर नोट। एसडीआर नोट कोई चीज नहीं, लेकिन अकाउंट में हम लोग एसडीआर यूज, आईएमएफ यूज करता है, तो ये अकाउंट में है, लेकिन इसकी कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी किसकी है? इंडियन रुपी की। तो जो पैसा वास्तविकता में हो या जिसका ओरिजिनल प्रैक्टिस होता हो, उसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल मनी। जैसे कि हमारा इंडियन रुपी और अकाउंटिंग मनी वो पैसा है जो कि और जो कि बस बुक्स ऑफ अकाउंट में यूज हुआ, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। जैसे हमारा आईएमएफ का ये एसडीआर मनी, समझ गए। दूसरा है मेटेलिक और पेपर मनी। देखो अब एग्जाम से सवाल इन्हीं सब सवालों से बनते, इन्हीं सब क्वेश्चन से बनते हैं। मेटेलिक और पेपर मनी क्या होती है? मेटेलिक मनी वो मनी जैसे कि कॉइन्स मेड ऑफ मेटल लाइक, बस ये लिखना तुम्हें, कॉइन्स मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। भाई यही है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर से जो कॉइन्स बने, यही है मेटेलिक मनी। मतलब डेफिनेटली से पेपर, तब गोल्ड का तुम नोट तो जल्दी देखोगे नहीं, अब हाँ मतलब प्रैक्टिस में नहीं देखोगे। और मेटेलिक कॉइन्स जिस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए आजकल यूज होते ही हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। बट मनी, बट पेपर नोट्स आर यूज फॉर लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन। दिस इज सो क्योंकि मेटल के कॉइन्स ना बहुत ज्यादा इजीली पोर्टेबल नहीं है, मेटल भारी होता है। और इंडिया में हम लोग पेपर नोट का ज्यादा यूज करते हैं, कॉइन्स को छोटी चीज के लिए और बड़ी चीज के लिए। पेपर मनी फॉर लार्जर ट्रांजैक्शन, मेटेलिक मनी फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शन। फिर आता है लीगल है, लीगल टेंडर है, ऑप्शनल या कस्टमरी मनी। लीगल टेंडर मनी कौन सा क्या होता है? कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन पेमेंट एंड हैज गवर्नमेंट बैकिंग। जिस भी पैसे के पास गवर्नमेंट बैकिंग है, जिस भी पैसे को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो हो गया लीगल टेंडर मनी। जैसा कि हमारी भारतीय मुद्रा, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ऑप्शनल मनी जिसको हम लोग कस्टम की तरह यूज करते हैं, कस्टमरी मनी है, मतलब रीति रिवाजों में चलता है इसलिए यूज करते हैं। इसमें तुम्हें जेल नहीं होगी, तो उस पर सरकार एक्शन नहीं डालेगी अगर तुम इस पैसे को एक्सेप्ट ना करने से मना करते हो। लीगल टेंडर के अंदर भी दो टाइप आते हैं। कौन कौन से? एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। भैया अनलिमिटेड और लिमिटेड का क्या चक्कर है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर इज दैट मनी व्हिच अ पर्सन हैज टू एक्सेप्ट टू एनी लिमिट। तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा किसी भी लिमिट तक। जैसे कि हमारे पेपर नोट हो गए, 500 का नोट मैं कितनी भी दूं, अगर तुम्हारे पास सामान है तुम ये नहीं कर सकते नहीं रुकना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेड में अगर तुम देखो, तुम आईफोन लेने जा रहे हो, तुम 1 रुपए का 1 लाख को सिक्के लेके जाओगे, तो मतलब दुकानदार चाहे तो तुम्हें मना भी कर सकता है ना कि भाई तुम्हें एक सिक्के दे दूंगा थोड़ी मैं। तो इसे हम बोलते हैं लिमिटेड। लिमिटेड लिमिटेशन डाल रहा है तुम पे। जैसे इंडिया में कह रहा है कि इन इंडिया 50 पैसा कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स एंड 2 रुपी कॉइन्स एंड पेपर मनी ऑफ ऑल डिनोमिनेशन आर अनलिमिटेड मनी। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर एक आपको लिमिटेशन भी दिया है, वंस इन इंडिया, एक समय भारत में, आप तो नहीं, 25 पैसे से या उससे कम के रुपए को हम लोग लीगल टेंडर के हिसाब से, मतलब कोई बंदा चाहे तो एक्सेप्ट ना भी करे। और हाँ, तुम अगर 25 रुपए से ऊपर का कुछ खरीदने जाओगे तब भी, मतलब इतनी बड़ी धनराशि है भाई, 25 रुपए इतनी बड़ी धनराशि है कि उसके दुकानदार चाहे तो मना कर सकता है। अब नहीं कर सकता कि नहीं भाई मैं 500 के 4 नोट ले लूंगा। अब दुकानदार करेगा अभी कि वैसा, यार ये भी तो सोचो। फिर पहले के लोगों को पैसों से डर लगता था। और फिर चौथा है स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड मनी एक ऐसा मनी जिसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू हो। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसकी खुद की कोई एक्चुअल वैल्यू हो। जैसे कि अगर तुम सोने का सिक्का लेने जाओ, सोने का सिक्का किससे बना है? मेटल से बना है। सोने की खुद की भी वैल्यू है या नहीं है? तो वह स्टैंडर्ड मनी जिसकी खुद की भी कोई वैल्यू हो, मतलब बस सरकार की बैकिंग से ना काम चले। टोकन मनी ऐसी मनी है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो मनी इसीलिए कि सरकार उसको वैल्यू देख रखी है। अनदर classification of money is on the basis of the status. Here we can make distinction between standard money and token money, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताएगा। इस पे सवाल आता है 4 नंबर का। In case of standard money and metallic money is equal to its
वैल्यू एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि स्टैंडर्ड मनी वो या मेटेलिक मनी ऐसा मनी होता है जिसकी जो वैल्यू होती है उसकी फेस वैल्यू के बराबर हो। जैसे एक चांदी का सिक्का अगर 1100 का है तो ऐसा बना होगा कि इस सिक्के का अगर चांदी जो उसके अंदर दाम है वो भी 1100 के करीब का ही होगा, इससे कम हो सकता है वरना इसके बराबर होगा। समझे? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब एक चांदी का सिक्का है तो उसकी वैल्यू है, वो 1000 पार करेगा ही करेगा। द मेटेलिक मनी इज ऑल्सो नोन एज द कमोडिटी मनी और द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का वही मतलब है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो, इसकी खुद की वैल्यू हो। खुद की वैल्यू का क्या मतलब हो रहा है भैया? नहीं समझ पा रहे। इसके अंदर मेटल है, मतलब इसके अंदर दाम है, इसीलिए मनी नहीं है क्योंकि इसमें कोई लिख दिया है कि मान लो 1100 का ये एक चांदी का सिक्का है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं। इसकी वैल्यू इसलिए इसके अंदर जो मटेरियल है ना वो भी 1100 के करीब का है। बस यही पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू कहने का। ऑन द अदर हैंड, दूसरा हैंड में क्या है? द वैल्यू एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज द फेस वैल्यू। ये घटिया घटिया बातें लिखी है, मेन चीजें नहीं है। दस इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड मनी द फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ये आज का डिक्रीज है। मेरा फेस वैल्यू जो होगा या तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होगा, कई बार थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन बुक के हिसाब से इक्वल ही है। फॉर एग्जाम्पल कि 1 रुपी कॉइन कंटेन सच अमाउंट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू 1 रुपी। बिल्कुल 1 रुपए का सिक्का इतना वैल्यू तो रखता है कि 1 रुपए के बराबर हो या थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा, वरना लोग पिघला के नहीं बेचने लगेंगे। ऐसा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि मेटल का जो दाम है ना वो उसकी प्राइस से ज्यादा। जैसे पहले भारत पैसा हो रहा था 5 या यमन में, जैसे धीरू भाई अंबानी की अगर आपने कहानी सुनी होगी तो वो जाते थे तो जो यमन के टाइम में जो मेटल होते थे ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी इन कंपेरिजन टू जितना उसमें लिखा है। मतलब 5 रुपए का सिक्का है तो उसके अंदर का माल मटेरियल ही 7-8 रुपए का है। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया था, उन सारे सिक्कों को कलेक्ट किया, पिघलाया, इससे फिर पैसे कमाए, इस मटेरियल बनाया। मतलब ऐसी कहानियां प्रसिद्ध है, आपको पता हो तो। चालाक आदमी को सब पता होता है यार, चालाक आदमी को सब पता होता है। और इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है इन केस ऑफ टोकन मनी द फेस वैल्यू एक्सीड्स द इंट्रिंसिक वैल्यू। मेरे नोट पे लिखा है 500 की वैल्यू है, इन क्या जिसके अंदर का पेपर है वो भी 500 का होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होने वाला। कंसिडर 100 रुपी नोट, जैसा आपको बुक कह रहा है, इट फेस वैल्यू इज 100 बट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा। द इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द कमोडिटी कंटेंट ऑफ द मनी। इवन इफ द कमोडिटी ceased to be used as a medium of exchange, its intrinsic value will be present though it will have no face value। कोई फेस वैल्यू इसकी नहीं होगी, लेकिन सरकार उसको फोर्स करेगी। इसे तो करो फॉर एग्जांपल कि 1 रुपए का जो कॉइन है ना वो डिमोनेटाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इट्स फेस वैल्यू विल बी जीरो बट इट्स मेटेरियल वैल्यू कैन बी सोल्ड फॉर सम वैल्यू। मतलब पॉइंट है कि अगर 1 रुपए का सिक्का मोदी जी आकर कल कह देंगे भाई और बहनों अब हम लोग नोट के सिक्के 1 रुपए के सिक्के को बंद करने वाले हैं, तो क्या होगा? अगर डिमोनेटाइजेशन हो भी जाए तो तुम्हारे पास अगर 1 रुपए का चाहिए तो मैं नहीं भी जाऊँगा, कोई चालाक आदमी उसको पिघलाए, इससे ब्लेड बनाए, इसके मेटल से बेचे, 0 रुपया तो कभी नहीं होने वाला। बट अगर यही 100 रुपया अगर सरकार आके डिमोनेटाइज कर दे, जैसे हम लोग कभी देखे थे 500 1000 रुपए के नोट डिमोनेटाइज 2016 से 17 के बीच में हुए थे, तो क्या होगा? तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो पेपर का टुकड़ा है, पेपर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी बहुत कम इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत कम है। मालूम है 1893 में इंडियन रुपी वाज स्टैंडर्ड कॉइन। बिफोर 1893 जो भारत का एक सिक्का था स्टैंडर्ड कॉइन था, इट वाज मेड ऑफ सिल्वर। ये चांदी का बना रहता था और इस चांदी का दाम भी इस समय 1 रुपए के बराबर था। बट एट प्रेजेंट ये 1 रुपए चांदी का थोड़ी बनाएगा यार, 1 रुपए चांदी का आने लगा तो बात ये अलग है। और आज के समय में उसकी फेस वैल्यू है, फिर से वही बात लिख देगा इन इंडिया अ टोकन मनी बिकॉज इट्स फेस वैल्यू इज हायर देन इट्स मेटेलिक वैल्यू। आज के समय में जो 1 रुपया है ना वो टोकन मनी है क्योंकि इसकी फेस वैल्यू इसकी मेटेलिक वैल्यू से हायर है। मैं ये कह रहा हूँ ना, याद रखना बराबर हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू। मेरा 1 रुपए का जो सिक्का है वो मे बी लेस और इक्वल टू फेस वैल्यू, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे यमन में ज्यादा हुआ था तो लोग क्या करने लगे, उसको पिघला के बेचने लगे। ये लोग क्या करेंगे, उसको मेल्ट कर देंगे, सोल्ड कर देंगे एज अ मेटल, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। इसीलिए हम लोगों को जो फेस वैल्यू है वो कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी फेस वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकता। अनदर पॉइंट शुड बी नोटेड इन कनेक्शन, टोकन मनी मे नॉट हैव फिजिकल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। जरूरी नहीं कि टोकन मनी बस एक फॉर्म में ही हो, जैसे कि बैंक डिपॉजिट हो गया, बैंक में पैसा, और एक्चुअली थोड़ी पैसा तुम्हारे पास है, बैंक के पास भी नहीं है। कई बार अकाउंट पे तुम ट्रेड कर रहे हो, they do not have any physical form of existence, they exist only in the ledger or books of bank. Bank deposit do not have any intrinsic value though they have face value। हाँ, इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इनकी कोई वास्तव एक्चुअल वैल्यू नहीं है बैंक डिपॉजिट की। 1 रुपया भी नहीं है तो नोट से भी डिपॉजिट की सच में की वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। वो तो आपके फोन में एक नंबर दिख रहा है ना, हाँ, लेकिन इसकी फेस वैल्यू बढ़िया है। और उसका मतलब टोकन मनी को जनता की यूज करती है, जनता मूर्ख थोड़ी, ये सरकार एक इस्तेमाल करती है। सरकार इसलिए करती है क्योंकि मेटल का दाम उसके फेस वैल्यू से ज्यादा हो सकता है।
अगर मान लो मैं बहुत सस्ते मेटल से भी चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन बाद में उस मेटल का दाम बढ़ गया, तो लोग उसको ट्रेड या ट्रांजैक्शन के बजाय उसको पिघला के बेचने लगेंगे। लेकिन नोट के साथ ऐसा नहीं होगा, नोट का दाम हमेशा ही कम रखा जाएगा, समझ गए। और दूसरा है कि समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू इश्यू स्टैंडर्ड मनी ड्यू टू अ स्कार्सिटी ऑफ मेटल। क्या मेटल इतना सस्ता है कि हर जगह मेटल मिल जाएगा? मेटल का दाम तो होता है बढ़िया, और मेटल बहुत लिमिटेड है, लेकिन नोट अनलिमिटेड छापोगे, मतलब अनलिमिटेड छापना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इमरजेंसी के समय में तुम ज्यादा नोट छाप सकते हैं। Thirdly, at the time of emergency, देखो आ गया, the supply of token money can be increased more quickly than supply of standard money. टोकन मनी है, फेस वैल्यू बहुत कम, बनाना बहुत सस्ता है सरकार के लिए, ज्यादा से ज्यादा बना के मनी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। मतलब मान लो डिफ्लेशन का समय आ रहा है तो सरकारें एकदम धड़ाधड़ पैसा छापने लगी। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पेपर मनी और करेंसी नोट्स। पेपर मनी और करेंसी नोट्स, तो आज के समय में हम लोग देखो ना, नाउ वट इज कहानी की शुरुआत इन लोग ऐसे कर रहे हैं इस बार कि नाउ वट इज अ पेपर मनी और करेंसी नोट्स आर क्रूशियल इन एनी कंट्री फॉर द वर्ल्ड। चाइना सबसे पहला देश था जिसने पेपर मनी बनाया था 9th सेंचुरी में, और यूज ऑफ 17 to 18 सेंचुरी पूरी दुनिया में करने लगी। इंडिया में सबसे पहले 19th सेंचुरी में पेपर मनी आया था, बैंक ऑफ बंगाल में सबसे पहले ये काम शुरू हुआ था, और 1806 में इंडिया ने इसको ऑफिशियली इशू करना स्टार्ट कर दिया था। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। लोग काहे इस्तेमाल करेंगे पेपर मनी को? पहला कि इन केस ऑफ पेपर नोट्स इट इज पॉसिबल टू हैव एन इकोनॉमी इन द यूज ऑफ वैल्यूएबल मेटल। तो वैल्यूएबल मेटल का यूज नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, पेपर सस्ता है बनाने के लिए, इसलिए लोग बनाएंगे। और क्योंकि वरना मेटल को अगर तुम ट्रांजेक्शन यूज करने लगोगे तो भाई मैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल या इंडस्ट्रीज में क्या लगाऊंगा? मेरा मेटल तो लिमिटेड है ना, तो ये भी हमारे नेशनल लॉस का कारण बन जाएगा। दूसरा, सेकंडली, सिंस द पेपर नोट्स इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी आर नॉट फुली बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर, द सप्लाई ऑफ पेपर नोट इज मोर इलास्टिक देन द सप्लाई ऑफ मेटलिक कॉइन। क्योंकि पेपर नोट ना सरकारें बना रही हैं, तो उसकी सप्लाई को मेंटेन कर सकती है, ये मेटल की तरह नहीं है कि मार्केट पर पूरा डिपेंड करे। और thirdly, since the paper notes are issued by virtue of government order, the paper note enjoy the confidence of the public। क्योंकि पेपर नोट को सरकारें बनाती हैं तो उससे लोगों का इस पे भरोसा रहता है कि मोदी जी पे यकीन है भाई, मोदी जी पे यकीन है। However, paper notes have also certain disadvantages। कौन कौन से डिसएडवांटेज है भाई? The disadvantages of paper note can be described as follows। सबसे पहले, since the supply of paper notes can be easily increased, there is always the danger of over issue। डर हमेशा बना है कि अगर आरबीआई का व्यक्ति ज्यादा नोट छाप दिया, या मोदी जी से गलती हो गई और उन्होंने कहा कि ज्यादा नोट छापो, ज्यादा नोट छापने लगे सब, क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। ऐसा अफ्रीका के जिम्बाब्वे जैसे देशों में हुआ है, तो इतना नोट छाप दिया कि लोग टॉयलेट पेपर की तरह उस नोट को यूज कर रहे हैं, बताओ। तो ये भी एकदम उचित नहीं है। इसलिए पेपर नोट हमेशा ना, पेपर नोट्स आर नॉट ऑलवेज बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर। जिससे मॉनेटरी अथॉरिटी से अगर गलती हो गई तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क है, मॉनेटरी अथॉरिटी को ध्यान देना पड़ेगा। वरना क्या होगा, अगर तुम्हारे 500 का दाम, आज जो 500 में तुम एक बॉटल खरीद पा रहे हो, अगली बार तुम्हें उस 500 में कुछ भी नहीं मिलेगा, आधा बॉटल भी नहीं मिलेगा। या टमाटर के साथ तो वो लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे, अभी ठंडी का महीना, गर्मी में तो पागल हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा। पॉइंट यह कहने का, पीपल देन आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट पेपर नोट। उस समय लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे पेपर नोट्स को, सरकार से लोगों की पीपल आर नॉट विलिंगली, पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया भाई, ये अच्छी बात है। सेकंडली, पेपर नोट सर्कुलेट ओनली विद इन अ कंट्री। तो पेपर नोट बस एक ही देश में लिमिटेड है। भारत का मुद्रा लेके तुम अमेरिका जाओगे और अमेरिका के दुकानदार को तुम कहोगे आई वांट अ पैकेट ऑफ चिप, तो क्या तुम्हें दे देगा? नहीं, तुम्हें डॉलर चाहिए होगा, तुम्हें चेंज कराना पड़ेगा, जिसकी एक डिसएडवांटेज में आता है। थर्डली, पेपर नोट आर पेरिसेबल, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी म्यूटिलेटेड या डिसफिगर्ड हो जाते हैं। मेरे गांधी जी चिपक गए, मुड़ गए, मतलब फुल रेस्पेक्ट भाई, लेकिन हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो कॉइन्स में दिक्कत कम होती है। फोर्थली, पेपर नोट हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर सरकार आज डिमोनेटाइज कर दे फिर से 500 1000 के नोट को, तो हम लोग बैंक जाकर भटकेंगे। हाँ, यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट को याद रखो कि हाँ, हम मानते हैं कि दिक्कत है, पेपर नोट में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, पर जो पेपर नोट का एडवांटेज है ना, वो फार एक्सीड करता है डिसएडवांटेज को, क्योंकि हम लोग डिसएडवांटेज को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए। इफ द मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल, और आरबीआई हमें देश की अच्छे से संभालती है, जो कि संभाल रही है, तो दिक्कत नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, डिपॉजिट मनी। तो अगर आपको लगता है कि आप इस पे कोई वैल्यूएशन हुआ हो, तो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू दिस न्यू चैनल। और भाई मैं कल आपको डाल दूंगा, मैं भी थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ, बाय बाय, ख्याल रखना।